जी अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम इन सेशन 2। और मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ जो भी हम बात कर रहे थे, और मैं आप पार्टिसिपेंट्स को भी यहाँ पर एडमिट कर लूँ क्योंकि सबको फिर दोबारा से एडमिट होना होता है। इसके लिए हम 1 मिनट का वेट करेंगे डेफिनेटली, ताकि पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करें। ओके, ठीक है। आप 6 पार्टिसिपेंट्स तो ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक। इसके बाद जो होते रहेंगे हम उनको एडमिट करते रहेंगे। हम अपनी बात शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि आपके पास यहाँ पर जो डेरिवेटिव लिया जा रहा है, इसमें आपको पता डेरिवेटिव आप पहले पढ़ चुके हैं कैसे लिया जाता है। 3c के लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर q की पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में इस तरह से। अब क्लास ये जो आपके पास एक हिंट दिया जा रहा है, तो एक जनरलाइज्ड कॉस्ट फंक्शन और उसका फिर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इस तरह से हमारे पास आ गया। Since a is equal to 0, b is equal to 1 and c is equal to 0 for the cost function in this problem, तो यहाँ पर आपको ये एक बेसिक सी बात बताई जा रही है कि यहाँ पर आपके पास a b c कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज कुछ इस तरह से होंगी। We see that the marginal cost function for the firm is MCQ, जो MCQ लिखा हुआ is equal to 2Q। ये 2Q जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2Q रह जाएगा, A भी 0 हो जाएगा और C भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q वेरिएबल है, ये सिर्फ 2Q रह गया। यहाँ तक हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी, प्रॉब्लम थी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सिंस द फर्म कॉम्पीट्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इट मस्ट चार्ज द सेम प्राइस अदर फर्म्स चार्ज। ठीक है, जो अदर फर्म्स चार्ज कर रही हैं ये भी उतना ही पार्ट चार्ज करेंगे। दस द मैनेजर शुड प्राइस द प्रोडक्ट एट $20 टू फाइंड द प्रॉफिट। अच्छा, प्राइस की बात की गई थी तो हमने कहा कि भाई परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट है, तो इसलिए जो बाकी फर्म्स प्राइस चार्ज कर रही हैं $20, हमने भी $20 ही करना है। क्वेश्चन 2 था, यहाँ पर पार्ट 2 था उसका। टू फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट वी मस्ट इक्वेट प्राइस विद मार्जिनल कॉस्ट। टू फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट वी मस्ट इक्वेट प्राइस एंड द मार्जिनल कॉस्ट। आपको याद है ना, मार्जिनल कॉस्ट की अभी बात हो रही थी, तो हमने प्राइस को इक्वेट करना था। इस वक्त हमारे पास थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे मिल गया हमारे पास। ये मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस को जहाँ इक्वेट हो रही थी, यही हमारे पास था ना, प्राइस इक्विलिब्रियम इस जगह पर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से था। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, टू फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट वी मस्ट इक्वेट प्राइस विद मार्जिनल कॉस्ट। द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट्स आर MC is equal to 2Q. Equating this with price yields, जब हम इसको प्राइस से इक्वेट करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, 20 is equal to, मतलब P is equal to MC। तो P हमारे पास क्या है, 20, ये लिखा हुआ था P 20 एंड इज इक्वल टू 2Q। ये MC था इक्वल टू Q के। तो हमने जब यहाँ से आइडेंटिफाई किया तो हमें क्या नजर आया, अगर हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो Q क्वांटिटी होगी 10, तो हमें 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। सो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल, अब आपके पास क्वांटिटी सेकंड आंसर भी आ गया कि हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए। अब थर्ड आपसे बात की जा रही है, सो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट इज 10 यूनिट्स। इसी को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, द मैक्सिमम प्रॉफिट आर 10, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ये भी हमारे पास ऊपर एक फॉर्मूला था। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने वो फॉर्मूला आपको कंफ्यूजन में डालने के बजाय मैंने यहाँ पर एक पाई का फॉर्मूला ऊपर था जिसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। उसकी डेरिवेशन भी थी, कहाँ से आया कैसे आया उसकी डिटेल्स भी थी। हमें क्योंकि फॉर्मूला को डायरेक्टली सिर्फ यूज ही करना है, डेरिवेशन की तरफ तो जाना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास ये 200 हो गया, माइनस 5 प्लस माइनस 100, ये माइनस 5 यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा 100। आंसर आपके पास आया
$95। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि $95 हमारे पास प्रॉफिट होगा। ये तीसरी बात हमने भी फाइंड कर ली है। दस आपको क्या समझ में आया? तीन बातें एक मैनेजर ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली और उसको ये बातें समझ में आ गई। अब उसको ये देखना है कि हमें अगर प्रॉफिट मैक्सिमम पर रखना है तो हमें सिर्फ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए हैं और 20 प्राइस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसी बात हुई। अगर कम करेंगे ज़्यादा करेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये क्लास हमारे पास ये क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम थी 8-1। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके नोट्स की जो भी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 8-1 हमने डिस्कस कर ली। अब क्लास हमारे पास अभी जो प्रॉफिट की बात हो रही थी, इस बात को एक दफ़ा और देख लो कि हमारे पास ये जो कर्व था और इसमें कर्व में हमारे पास ये जो प्रॉफिट की लाइन, सॉरी प्राइस की लाइन थी, इस प्राइस की लाइन में हमारे पास इस प्राइस की लाइन में हमारे पास जो भी हमारे पास एवरेज कॉस्ट कम से कम थी। ये जो डिफरेंस हमारे पास है प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस और एवरेज कॉस्ट में, ये हमारे पास प्रॉफिट था। अब हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, या हमें मिनिमाइज कहाँ पे नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लॉसेस की बात यहाँ पर हो रही है। हमने भी बात शॉर्ट रन की ही बात शुरू की हुई है ना। अब क्लास आपके पास ये देखें प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये हमारे पास है वही पुरानी वाली बात कि हमारे पास डिमांड ऑफ अ फर्म इज इक्वल टू प्राइस इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। हमारे पास ये वही बात अभी हमारे पास प्राइस इक्विलिब्रियम और ये क्वांटिटी की बात आ रही है। और ये कहाँ पर है कि हमारे पास जो ये प्राइस इक्विलिब्रियम है और जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ये डार्क ब्लू, आपको ब्लू कलर में हल्का सा कलर डिफरेंस नजर आ रहा है तो ये हल्का सा डार्क है और ये हल्का सा लाइट है। बहरहाल नाम भी लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट। आपके पास यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट का, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया जहाँ आप मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं, ये पॉइंट आ गया। लेकिन हमें यह नजर आया कि हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, एवरेज जो टोटल कॉस्ट की एवरेज आ रही है वो कर्व की पहले नीचे था। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो हमारे पास ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व था ना, ये नीचे था इस प्राइस से, और मार्जिनल कॉस्ट प्राइस से कट कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, ये पॉइंट था। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व नीचे था और यहाँ में क्या नजर आ रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट और ये प्राइस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये है, लेकिन हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये कर्व हमारे पास लाइट ब्लू वाला कर्व जो है ये ऊपर है। तो ये पॉइंट जो हमारे पास आ गया, हमने मार्क कर ली, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया और एवरेज टोटल कॉस्ट से जब हमने देखा तो ये जो हमारे पास बात हो रही है, ये हमारे पास लॉस होना शुरू हो गया। हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, प्राइस फिक्स हमारे पास है, हम उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। हमने अपने परफेक्ट कंपटीशन की बात से हिलना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है। तो हमारे पास ये ऐसी बात आ गई। अब हम देखते हैं कि एक और कंपैरिजन कि हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई। अब एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है, आपको पता है ना दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट की एवरेज हम आमतौर पर इसलिए नहीं निकालते कि वो तो है ही वही फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट ही है ना, उसमें तो चेंज नहीं होना है। चेंज तो हमारे पास हो रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अगर हम मशीन को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिजली ज़्यादा खर्च होगी। ठीक है, उसकी वेयर एंड टियर मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से लेबर को भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही है, मशीन की प्राइस वैसे ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइस वैसे ही है, या कॉस्ट उतनी ही है, इसलिए हम उसकी बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास एक नया कर्व इस बात में डिस्कस किया जा रहा है जो कि नीचे है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। इन्वॉल्वमेंट हमारे पास थी सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट की डिफरेंस में। तो ये हमारे पास एक लॉस का एरिया है, ये लॉस हमारे पास ज्यादा है, ये लॉस मिनिमाइजेशन है। मतलब हम अगर एवरेज टोटल कॉस्ट को थोड़ा जितना कम करेंगे उतना ही हमारे पास यहाँ पर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक और बात देखते हैं
ये 8.4 खत्म हो गया, डिसीजन टू शट डाउन। इतना लॉस होना शुरू हो जाए कि हमें अपनी फर्म को बंद करना पड़ जाए। हम अभी बात कर रहे थे ना कि हम कितना फर्म को बर्दाश्त कर सकते हैं, प्रॉफिट के लिए तो हम बना रहे हैं फर्म को, लेकिन अगर उसमें हमें कम लॉस हो रहा है तो हम कभी कभी ये देखते हैं कि यार थोड़ा सा लॉस हो रहा है, देखो शायद फिर दोबारा से प्रॉफिट हो जाए, कोशिश कर लो कि हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो जाए तो हमारा फिर प्रॉफिट की तरफ हम मूव कर जाएंगे। कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की या कुछ और कोई भी चीज़, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं तो हम कोशिश करने की बात में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हमें नज़र आ जाए कि नहीं, ये तो लॉस हमारा बढ़ता चला जा रहा है और हम इसको प्रॉफिट की तरफ ला ही नहीं सकेंगे, कितने भी हम उसमें एफर्ट्स कर ले नहीं ला सकते, तो फिर हम अल्टीमेटली क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार इसको शट डाउन कर दो। शट डाउन का मतलब वहाँ से क्विट कर जाओ, उसको किसी और को सेल कर दो। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है ये है शट डाउन केस। ये हमारे पास शट डाउन केस है। अब शट डाउन केस में हमें क्या नजर आ रहा है, अब आप उसी बात को गौर से देखिए। अभी हम बात कर रहे थे एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा, पहले हम बात वहीं से शुरू करते हैं, सारी बात रिपीट करते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्राइस है जिसमें हमारे पास कंपनी की डिमांड होगी, डिमांड ऑफ ए फर्म होगी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम होगी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है क्लास। इसके बाद हमने अभी पढ़ा था ऊपर के हमारे पास अगर ये एक मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस प्राइस को, तो हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमारे पास ये क्वांटिटी फर्म की आउटपुट की डिसाइड कर ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कि हम इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे इस प्राइस पर। फिर हमारे पास ऊपर जब हम लॉस की बात कर रहे थे तो हमें नजर आया कि यार यहाँ पर तो एक और कर्व भी है जो कि एवरेज टोटल कॉस्ट है और ये कॉस्ट हमारी ऊपर चली गई है, इस प्राइस से ऊपर चली गई है। अब जो ये चली गई है प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी, तो ये जहां पर गई है वो हमारे पास एक ये हमारे पास लॉस है, ठीक है, ये हमारे पास लॉस था। लॉस ये हमारे पास यहाँ तक ये जो पॉइंट हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट ये लॉस है। अब क्लास इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास लॉस दो तरह का है। एक है हमारा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से लॉस, एक है फिक्स कॉस्ट की वजह से लॉस। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही, मतलब हमारा रेंट, हमारी जगह, हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं वही हमारे पूरे नहीं हो रहे, तो हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, तो हम हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमने यहाँ पर एक और एनालिसिस क्या करना शुरू किया कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी, ये जो ब्लैक कर्व है ये नीचे था ना पहले भी, मैं बताऊँ कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये नीचे था, ये भी ऊपर आ गया और ऊपर जाता है। देखें, प्राइस से एवरेज टोटल कॉस्ट नीचे थी तो हमारा ये प्रॉफिट था। एवरेज टोटल ये जो हमारे पास प्राइस है इससे हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे है। तो हमने कहा कि यार हमारे पास एक चांस है कि हम कोशिश कर लें कि हम अपनी इस टोटल कॉस्ट को कम कर लें ताकि हम कुछ प्रॉफिट की तरफ आ जाएं। लेकिन हमने ये देखा कि लॉस तो और ज़्यादा बढ़ गया और इस दफ़ा तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है और ये पॉइंट हमें मिला हुआ है इसमें एवरेज कॉस्ट मजीद और ऊपर चली गई है, एवरेज कॉस्ट और बढ़ गई है और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, शायद इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत बढ़ गए, फ्यूल चार्जेस बहुत बढ़ गए, पेट्रोल के चार्जेस भी बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी बढ़ गए, दोनों एनर्जी के चार्जेस बढ़ गए हैं। तो हमारे पास तो फिक्स कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही भाई, यहाँ तो ये तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी इस जगह पर आ गई है, तो हम यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लॉस इफ शट डाउन, तो हमारे पास ये जो सिचुएशन नजर आ रही है कि जिसमें हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी हमारी प्राइस से ऊपर चला जाए, फिर हम कहते हैं यार कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता और हम बस अब इसको अपने फर्म को शट डाउन ही कर दें तो यही बेहतर होगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। तो ये तीन सिचुएशन है जिसको एनालाइज किया जा रहा होता है और इन तीन को इसलिए देखा जा रहा होता है कि जब आप एज अ मैनेजर प्रॉफिट को देखते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि कुछ और सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से तो क्या हम लॉस में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो आप पहले से प्लान करना शुरू कर लेते हैं। देखें, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म इजीली एंट्री कर सकती है, इजीली एग्जिट कर सकती है, लेकिन अगर अर्ली एग्जिट किया जाए, अर्ली एंट्री की जाए, अर्ली एग्जिट किया जाए तो हम प्रॉफिट ज्यादा बना लेते हैं। मतलब मार्केट में पहले से 5 फर्म्स मौजूद हैं, मैं छठी फर्म,
अब अगर मैंने ये पहले से एनालिसिस कर लिया था तो मुझे जब दो फर्म्स थी तो मुझे उस वक्त अगर मैं एंटर होता तो मैं ज़्यादा ड्यूरेशन तक मार्केट में सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर वक्त आया कि जिसमें पांचों फर्म्स में सोचना शुरू किया कि अब प्रॉफिट हमें मिलता नजर नहीं आ रहा, यहाँ से निकल जाओ। इसका मतलब क्या है कि जो फर्म इस बात को, जो मैनेजर किसी फर्म का पहले इस बात को एनालाइज कर लेगा, वो फर्म से पहले ही क्विट कर जाएगा, तो वो जल्दी अच्छे दामों अपनी अच्छी प्राइस पर अपनी फर्म को सेल करके चला गया, बाकी नहीं सेल कर सके। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास उबर या करीम की सर्विसेज हैं। अब किसी ने कहा कि यार कि मैं 10 गाड़ियां मार्केट में खरीदता हूं और इसमें लगा देता हूं। अब उसने जब ये लगा दिया 10 गाड़ियों को, उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि फ्यूल ज़्यादा शुरू हो गया, बाइक्स सस्ती हो गई, लोगों ने कहा गया कि हम बाइक ले लेते हैं, और बाइक की प्राइसेस तो बहुत सस्ती हो गई हैं, तो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट की प्राइस, तो हम उबर या करीम में सफ़र क्या करें, छोड़ो, हम उसमें तो फिक्स हो जाता है कि यहाँ से हम बैठेंगे, वहाँ जाके हम अपने एंड पॉइंट पर उतर जाएंगे, दरमियान में कोई काम है तो वो हम कर ही नहीं सकते, अपनी बाइक होगी, जब मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ और जैसे मर्जी जाओ। तो इस तरह से हमारे उनके पास ये पॉइंट उनको बस अच्छा नजर आना शुरू हुआ। तो लोगों ने क्या किया कि उबर या करीम सर्विसेज को कम करना शुरू कर दिया और बाइक्स को लेकर ज़्यादा ट्रैवलिंग शुरू कर दी। अब इस केस में फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टर था और मैंने कहा है कि 10 गाड़ियां मैंने इन्वेस्ट की हुई हैं, और मैंने मार्केट को देखते हुए 10 और गाड़ियां, 20 गाड़ियां कर दी थी अपनी, अच्छी गाड़ी, बड़ी इन्वेस्टमेंट। अगर 10-10 लाख की भी गाड़ी होगी तो मेरे पास 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी। अब अगर मैं इंटेलिजेंटली इन फिगर्स को और अपने ग्राफ्स को देख रहा हूँ, तो मैं बहुत से रूमर्स को नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है। और अगर मैं अपनी 20 गाड़ियों को जल्दी ही, जब लॉसेस की सिचुएशन शुरू हो रही है और मैं अपनी गाड़ियों को जल्दी ही सेल कर दूंगा, तो हो सकता है कि कोई लोग अभी सोच रहे हो कि यार हाँ, अभी हम एंट्री करते हैं, तो बड़ा प्रॉफिट का बिजनेस है, तो मेरी गाड़ियां जल्दी बिक जाएंगी। आपको पता है सैकड़ों गाड़ियां मार्केट में, हजारों गाड़ियां ऐसी हैं जो लोगों ने इन्वेस्ट करके मार्केट में इस ट्रैवलिंग में डाली हुई है, ट्रांसपोर्ट में डाली हुई है। तो जो लोग, अगर फर्म, अगर ये इंडस्ट्री अच्छी ना चल रही हो किसी वजह से कभी अगर, तो जो पहले क्विट करेगा वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में रहेगा, उसको अच्छी अपनी एसेट्स के रेट्स मिल जाएंगे, और वो मार्केट में ज़्यादा पैसे लेकर मार्केट में आ जाएगा। नहीं तो फिर ज़्यादा, फिर वही बात आ जाएगी कि जब ज़्यादा लोग सेल करने वाले होंगे, मतलब सप्लाई ज़्यादा होंगी और लोग खरीदने वाले कम होंगे, डिमांड कम होगी, तो फिर प्राइस ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी। जो गाड़ी में, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी ऑन एवरेज 10 लाख की मैंने आपको बताई, अगर मैं उसको सेल करता तो हो सकता है कि वो 9 लाख की सेल हो जाती। लेकिन जब मैं डिले करता रहा तो फिर वो क्या हुआ, गाड़ी मेरी 7.5 लाख में, 7 लाख में सेल हुई, क्योंकि मार्केट में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मुझे पर कार इतना लॉस मजीद होना शुरू हो गया। तो इसलिए इन इकोनॉमिक डिसीजंस को इसलिए स्टडी करना होता है कि हम मार्केट की सिचुएशन को पहले से आइडेंटिफाई कर लें और उसको बेहतर तरीके से चलाते रहें। आई होप आपको तीनों का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 8.2 आ रही है इसी से कंसर्न, तो उसको भी चल के देख लेते हैं कि हमारे पास वहाँ पर 8.2 में क्या चीज़ है। मैंने आपसे स्टॉप शेयरिंग की, अब मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। और इस वक्त हमारे पास ये मैंने आपसे शेयर कर लिया, ये 8-1 तो हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ्स वगैरह वही जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 8-2, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास होगी, अगले पेज तक। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सपोज द कॉस्ट फंक्शन फॉर द फर्म is given by CQ is equal to 100 plus X square, Q square. If the firm sells output in a perfectly competitive market and other firms in the industry sell output at a price of $10, what level of output should the firm produce to maximize profits और मैक्सिमाइज लॉसेस, मिनिमाइज लॉसेस? वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना चाहे, ठीक है, तो उसका आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए, और वो अपने लॉसेस को मिनिमम करना चाहे। दोनों में से जो बात भी हो, प्रॉफिट है तो बढ़ाना चाहे, और अगर लॉसेस की तरफ वो आ चुके हैं तो वो लॉसेस को कम से कम करना चाहे। What will be the level of profits or losses if the firm makes the optimal decision? एक बेस्ट डिसीजन के वक्त प्रॉफिट का लेवल क्या होगा, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, कितना लॉस होगा। तो अगर बेस्ट डिसीजन किया जाए इन थ्योरी को पढ़कर, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर, तो हमें क्या नजर आता है। पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमें नजर आएगा। अब आंसर में, सोल्यूशन में बताया गया है, फर्स्ट
note that there are fixed cost of 100 and variable cost of q square. आपको पता है ना कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो ये कांस्टेंट होता है फिक्स प्राइस, ये फिक्स होती है हमारे पास, और जो वेरिएबल होता है वो q स्क्वायर है. सो द क्वेश्चन डील्स विद अ शॉर्ट रन सिनेरियो. If the firm produces a positive level of output, it will produce where the price equals marginal cost. वो भी हम देख चुके हैं कि प्राइस इक्विलिब्रियम की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और मार्जिनल कॉस्ट का एक कर्व होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और जहां वो कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो हमारे पास क्वांटिटी होती है जो हम आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं. याद है ना, अभी हमने 3-4 दफा पढ़ लिया उस बात. इट विल प्रोड्यूस वेयर द प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट. The firm's marginal cost is equal to MC is equal to 2Q. ठीक है, marginal cost is equal to 2Q. तो जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया, ये C फंक्शन है ना, तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है ना कि कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये Q स्क्वायर 2Q बन जाएगा. तो ये हमारे पास MC इस कॉस्ट फंक्शन जो गिवन था उसका डेरिवेटिव लेने के बाद आ गया. इक्वेटिंग दिस with price yields, प्राइस क्या थी हमारे पास, प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी की बात हो रही है ना, तो प्राइस हमारे पास थी $10 इज इक्वल टू 2Q. तो हमारे पास क्वांटिटी सॉल्व करने के बाद आई 5 यूनिट्स. द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज, अच्छा अब इसमें बात क्या हो रही है, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं. 5 यूनिट्स की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये हमारे पास आती है 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइड बाय 5. तो आपके पास ये था ना क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर आपके पास था वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. तो आपने क्वांटिटी और प्राइस को लिया, तो आपने यहाँ पर जब डिवाइड किया तो आंसर आया 5, सिंस P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या थी, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास प्राइस ये 5 आ रही है, और हमारे पास प्राइस भी 5 थी, क्वांटिटी और प्राइस इक्वल थी ना ये 10 पर. तो ये ग्रेटर है या इक्वल है, सिंस प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू. अगर प्राइस हमारे पास थी 10, ये हमारे पास प्राइस 10 ही है ना क्लास, ठीक है, ये प्राइस आपके पास गिवन थी 10, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में. इसी को हमने फिर यहाँ पर यूज किया था, प्राइस इज इक्वल टू 2Q, कॉस्ट को इक्वल कर दिया था. ठीक है, तो हमें यहाँ के नजर आ रहा है कि सिंस प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अगर ये ऐसा है तो हमारे पास द फर्म शुड प्रोड्यूस 5 यूनिट्स इन द शॉर्ट रन. तो फर्म को अपने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेने चाहिए. प्राइस ब्रेक इवन पर है या प्राइस ज़्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है. बाय प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट द फर्म incurs a loss of, ठीक है, ये आपके पास वही फॉर्मूला कि जिसमें आपके पास 10 इसकी प्राइस है, इसकी क्वांटिटी है, और माइनस इसका ये फंक्शन कॉस्ट का फंक्शन आपके पास करते करते पता चला -75. तो माइनस ये रेफर कर रहा है कि हमें लॉस हो रहा है. ठीक है, तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है या कम है, प्राइस ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमें नज़र आ रहा है कि हमारा लॉस हो रहा है. सीधा सीधा देखने में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि -$75 हमें लॉस हो रहा है, विच इज़ लेस देन द लॉस ऑफ 100 फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट से ये लॉस कम है. दैट वुड रिजल्ट इफ द फर्म शट डाउन इट्स प्लांट इन द शॉर्ट रन. कि हमारा पास जो ये वेरिएबल है लॉस, वो भी -75 हो गया है, 100 से कम है जो हमारे पास फिक्स था, फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी. तो मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है वो फिक्स कॉस्ट से भी कम है. तो ये तो हमारे पास मजीद लॉस की बात शुरू हो गई. तो इसलिए हमें करना क्या है कि हम इस फर्म से को शट डाउन करें और यहाँ से एग्जिट कर जाएं. तो ये आपके पास एक डिसीजन हमने लिया. ये 2-3 कैलकुलेशन करने के बाद कुछ यहाँ कुछ यहाँ, इनको जब आप दोबारा देखेंगे और क्लास इनको देखने के अलावा अपने हाथ से अपनी नोटबुक में इनको सॉल्व कीजिएगा, और जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा. ठीक है,
मतलब जुबानी जुबानी देखने में तो समझ में आ जाता है, जैसे आपको भी समझ में आ गया, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। लेकिन जब तक आप उसको अपने हाथ से नहीं करेंगे तो फिर आप उसको एग्जाम में या किसी क्विज में सॉल्व करने के केपेबल नहीं होंगे, आपसे उस टाइम में, लिमिटेड टाइम में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करना, कम से कम एक दफ़ा 2 दफ़ा करें तो बहुत अच्छी बात है। एक दफ़ा करने का तरीका ये होता है कि आपने पहले इस एग्जाम्पल को, प्रॉब्लम को गौर से, क्वेश्चन को पढ़ा और आपने सोल्यूशन को गौर से समझा, एक एक स्टेप को वर्बली अपने माइंड में अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया, और फिर आपने अपनी नोटबुक से या आपके कंप्यूटर या स्क्रीन पर ये क्वेश्चन डिस्प्ले है तो आप इसको हाइड कर दें इस तरह से। ठीक है, आपने हाइड कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें और उसको सॉल्व करें। अगर आप कहीं पे स्टक हो गए तो फिर जाके दोबारा देख लें, देखते मत रहें, देख लिया समझ लिया फिर इसको हाइड कर दें। ठीक है, फिर सॉल्व करें, फिर आप, ये आपने एक दफ़ा कर लिया, उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और बगैर देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपने बगैर देखे कर लिया इसका मतलब अब आपको समझ में आना शुरू हो गया है। तो ये इसका प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। जो स्टूडेंट्स देखकर सिर्फ सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं कि ये ऐसा सॉल्व हो गया, वो एग्जाम में जाकर कहते हैं यार पता नहीं क्या हुआ, मैंने तैयारी तो बहुत ज़्यादा की थी, सब चीज़ें मिक्स हो गई, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। वजह ये है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत, जब मैं कह रहा हूँ बहुत सारे, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की सिर्फ देख देख कर उनको सॉल्व कर लेती है, और उसका नुकसान फिर ये होता है कि उन्होंने क्योंकि अपने हाथ से सॉल्व नहीं किया होता, ज़्यादा समझ में नहीं आया होता, तो वो समझते हैं कि हमें बस देख के समझ में तो आ गया है, मैं सॉल्व कर लूँगा। तो वो एग्जाम में जाकर उनका हाथ प्रॉपरली काम नहीं करता, कैलकुलेटर से प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो रही होती क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है, तो फिर वो चीज़ें उनको मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो होता ही है कि स्टूडेंट्स बहुत सी दफ़ा ये समझते हैं कि हमें समझ में आ गया तो याद हो गया, वो उनको ये नहीं पता होता कि समझ में आना और याद होना दोनों बातों में फ़र्क होता है। समझ में आना है, वो तो देख के समझ में आ रहा है कि ये स्टेप्स कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन याद नहीं हुआ। याद का मतलब ये है कि आपको इस वक्त क्वेश्चन प्रॉब्लम 8-2 नज़र आ रही है, अगर आपने इसको पढ़कर बगैर देखे इसको सॉल्व कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, इसका मतलब आपको अब वो चीज़ पक्की परफेक्ट याद हो चुकी है। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस किया करें। इस कोर्स में भी और तमाम कोर्सेज में एक ही तरह होता है पढ़ने का तरीका, आप में से सबको पता होगा, ज़रूर पता होगा, लेकिन मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि किसी को नहीं पता तो मैं उनका भी फ़ायदा कर दूँ कि उन स्टूडेंट को भी पता चल जाए कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है, उन चीज़ों को पढ़ा कैसे जाता है। मुझे पता है कि आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इतने कोर्सेज पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर 5 में माशाल्लाह सब आ चुके हैं, तो सबको बातें पता हैं, लेकिन फिर भी उन चंद को जिनको कभी कभी भूल जाते हैं। चलिए क्लास, हमारे पास ये प्रॉब्लम 8-2 हो गई, ये भी हमने परफॉर्म कर ली, इसको हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं एंड कमिंग बैक टू आवर नोट्स। और नोट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 8-2 के बाद क्या बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है द शॉर्ट टर्म फर्म एंड इंडस्ट्री सप्लाई कर्व्स। अब क्लास, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि हमारी फर्म में क्या हो रहा है, तो शॉर्ट रन में हमारी फर्म में क्या हो रहा है, अब हम देखने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारी फर्म, ऐसा तो नहीं कि हमारी फर्म में ही लॉस हो रहा है, क्या वाकई इंडस्ट्री में भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री में तो प्रॉफिट हो रहा है, मेरे पास ही लॉस हो रहा है, तो मेरे पास लॉस क्यों हो रहा है, इसका मतलब मुझे और चीज़ों को देखना चाहिए कि लॉस कहाँ, कैसे और क्यों हो रहा है। इसमें छोटी सी हेडिंग आ रही है द फर्म्स शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व फॉर अ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म इज इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये एक और बात याद रखिएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है। शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व जो होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का इज इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो सप्लाई कर्व जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक है, तो हम ये कहें कि यहाँ तो इस फिगर में हमें कोई सप्लाई कर्व नजर ही नहीं आ रहा, तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है यही हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, यही हमारा सप्लाई कर्व होता है एंड द, ठीक है, कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम पॉइंट ऑन द एबीसी कर्व। तो ये एबीसी कर्व के ऊपर हमारा जो ये पोर्शन है इसका, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, इसके नीचे वाले को हम बात नहीं करते, यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये हमारा सप्लाई कर्व शुरू हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, इसका जो ब्लैक पोर्शन है ये नहीं, ये पूरे का पूरा ब्लैक और ब्लू मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन इसका जो इस पॉइंट वही प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम
जो हमने बात की थी, ठीक है, जो जो हमारे पास प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। तो हमारे पास ये बात ऐसे हो रही है। अब अगर हमारे पास क्लास हमें नज़र आ रहा है कि हम कुछ प्राइस में इंक्रीज कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल फर्म में हम अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो हम प्राइस कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं ये तो हमने सोचा कि कहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। इस प्राइस को हम इंक्रीज कहाँ तक कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम उसको बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर दें प्राइस को, फिर तो कोई भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। अगर हम रीजनेबली कुछ प्राइस को इंक्रीज करें, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा सप्लाई कर्व की बात हो रही है, तो फिर हमारे पास ये जो हमारे पास क्वांटिटी 1 आएगी, ये इस प्राइस 1 के रिस्पेक्ट होगी। तो हमारी ये नई क्वांटिटी, मतलब हम थोड़ा प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास प्राइस क्या चीज़ है, जो हमारे पास डिमांड की बात हो रही थी, तो हमारे पास इस वक्त हम डिमांड कर्व की बात नहीं कर रहे, हम प्राइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त प्राइस हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस और डिमांड वो एक ही चीज़ है। ये दो तीन दफ़ा जो चीज़ें बताई गई है ना, एक ही चीज़ें हैं, इनको याद रख लीजिएगा, तो आपको ये फिगर्स, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगर किसी को समझ में ना आ रहे हो तो इन थ्योरी को जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी है, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट फ़ौरन समझ में आ जाएंगे। और ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी कि ये जो ब्लू कलर का कर्व आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ ये पोर्शन इसका सप्लाई कर्व है, और सप्लाई क्योंकि बढ़ रही है तो हमारे पास प्राइस, ठीक है, और फिर इस तरह से आपके पास डिमांड भी बढ़ी, हमारे पास हाई प्राइस पर प्रोडक्ट होगी तो हम उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे। इसके बाद है क्लास द मार्केट सप्लाई कर्व। अब मार्केट सप्लाई कर्व हमारे पास ऐसा होता है कि ये हमारे पास अभी जो हमने कर्व की देखा था ना, उसको स्ट्रेट लाइन में जब देखा, ये हमारे पास हमारे फर्म की बात हो रही है। पहले इसको देखिए, मार्जिन कॉस्ट हमारे पास थी, एक प्राइस 0 थी, एक प्राइस 1 थी। प्राइस 0 का मतलब $10 की बात हो रही है, और $12 की बात हो रही है। तो ये जो हमारे पास इस प्राइस पर हमारे पास जो इस मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस का जो पॉइंट है, वो हमारे पास ये बन रहा था। तो ये हमारे पास 0 की बात हो रही थी, ठीक है। और हमारे पास जब ये प्राइस बढ़ी तो हमने देखा कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी है, तो हमारे पास हम यहाँ पर इसको 1 क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो हमने अपनी कंपनी में देखा कि हम इसे 1 क्वांटिटी में सेल करना है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, मतलब इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व क्या है, वहाँ का सप्लाई कर्व इस तरह से बढ़ रहा है। तो 12 प्राइस पर जब यह जहाँ इंटरसेप्ट करेगा तो यहाँ पर ये होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी फर्म जो है उसकी जो कॉस्ट आ रही है उस पर हम सिर्फ 1 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में तो 500 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब वो 500 यूनिट सेल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं या 2-3 कंपनीज हैं, इसका मतलब वो अपनी कॉस्ट कर्व को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। तो गलती हमारी तरफ से कहीं पर हो रही है कि हम यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट सेल करने की पोजीशन में हैं, अदरवाइज हम फिर लॉस में चले जाएंगे। तो हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। हमने या तो कॉस्टिंग सही नहीं की है, हो सकता है, देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक रेजिडेंशियल एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेता हूँ, तो मुझे तो बहुत महंगी जगह मिलेगी। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूँ या मैं और दूर दूर चला जाता हूँ, इतना दूर के मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और ज़्यादा बेयर ना करने पड़े, और मैं प्रोडक्शन भी अच्छी कर सकूँ, तो मेरे पास जब फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी तो मुझे मार्जिन में प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल एरियाज में होती हैं, ताकि वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया की तरह से महंगी जगहें ना हो और उनको वहाँ पर बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिल सके। तो इसलिए हमें नज़र आया कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं मार्केट का या किसी इंडिविजुअल फर्म को। इंडिविजुअल फर्म कहती है कि मैं सिर्फ 1 यूनिट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकूं तो मैं प्रॉफिट में रहूंगी, और एक्चुअली मार्केट में 500 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो गड़बड़ की बात है ना कि 1 यूनिट क्यों इनका हो रहा है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन डिसीजंस की। क्लास हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मिनट है इस वक्त इस सेशन 2 को कंप्लीट होने में, और आपको पता है कि आपकी क्लास का जो ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स का,
और आपकी इन तीनों की ही अटेंडेंस लगती है सेशन से, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट्स का एक सेशन होता है। 40 का फर्स्ट हुआ, 40 का सेकंड अभी चल रहा है, 5 मिनट रह गए, तो हमारे पास ये 40 कंप्लीट होगा तो ये 80 मिनट्स हमारे पास हो जाएगी। तो हमें 10 मिनट्स का एक सेशन 3 भी क्रिएट करना है। पहले हम सेशन 3 पूरा क्या करते थे 2 आवर क्लास के लिए, मतलब 120 मिनट्स के लिए। अब 90 मिनट्स की हम बात करेंगे तो मतलब आधा घंटा हमने कम कर दिया। तो सेशन 3 हमारा क्रिएट होगा इसी तरह से, और हम उसमें 10 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। चले क्लास, ये आपको मैंने बता दिया दरमियान में। अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन डिसीजंस में हमारे पास एंट्री एंड एग्जिट, द मार्केट एंड फर्म्स डिमांड। तो मार्केट की डिमांड क्या है और फर्म की डिमांड क्या है, इसमें हम कुछ इसको कंपैरिजन करना चाहेंगे। हमारे पास यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है प्राइस हमारे पास है, और ये हमारे पास एक सप्लाई है, सप्लाई जीरो, प्राइस जीरो, प्राइस नॉट, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हमारे पास वो जो मार्जिनल कॉस्ट की भी बात हो रही थी, हमारे पास सप्लाई पीछे आ जाती है, कॉस्ट हमारे पास कम हो जाती है, तो हमारे पास प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो हमारे पास सप्लाई भी कम हो गई, प्राइस भी बढ़ गई, सप्लाई भी कम हो गई, तो हमारे पास हम यहाँ से एग्जिट करने की तरफ जाते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर प्राइस कम हो गई और सप्लाई भी बढ़ गई, कम प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पर एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास ये एग्जिट एरियाज हैं, जिसमें प्राइस और सप्लाई को ऐसे देखा जाता है इस पॉइंट पर। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमारे पास ये वो पॉइंट है जब हमारे पास प्राइस 1 होगी, मतलब प्राइस नॉर्मल प्राइस से कम हो गई है, और हमारे पास हमारी डिमांड भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्लास था कि हमने देखा कि हम एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये हमारे पास पूरी मार्केट की बात हो रही थी। अगर हम फर्म की बात करें तो ये पॉइंट्स, ये प्राइसेस जब आगे बढ़ी, तो हाँ यहाँ पे हमें नजर आया कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पी नॉट है, ये लिखा हुआ पी नॉट, और इससे जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे पास वही जो लॉसेस का एरिया बढ़ रहा था, वो लॉसेस है हमारे पास है, इसलिए हम उसमें एग्जिट करेंगे। और नीचे का एरिया जितनी प्राइस हमारे पास नीचे होगी, तो ये हमारे पास वो होगी जो हमारे पास हमारे पास हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह से लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास अपनी फर्म या मार्केट को देखने का तरीका होता है। मार्केट का मतलब इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये बात हुई। इसके बाद फिगर 8.8-9 हमारे पास है, लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। अब लॉन्ग रन में हम यार क्या देखते हैं, शॉर्ट रन की बातें तो हमारे पास आ रही थी, अब लॉन्ग रन में हम क्या देखते हैं कि वही पुरानी वाली ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस, इसकी हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर हमारे पास डिमांड ऑफ द फर्म इज इक्वल टू प्राइस इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमारे पास यहाँ जो एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कर्व था जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट करना था, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की पुरानी बात। अभी आपके पास लॉन्ग रन कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम में हम इसी तरह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक और बात को भी देख रहे होते हैं कि हम यहाँ पर अपनी एवरेज कॉस्ट को यहीं पे लेकर आना चाह रहे होते हैं। अगर एवरेज कॉस्ट का कर्व हमारा ऊपर बढ़ गया तो वही लॉसेस की बात आ जाएगी, और एवरेज कॉस्ट का कर्व हमारा अगर नीचे की तरफ आ गया तो हमारे पास हम प्रॉफिट की तरफ रहेंगे। तो हम लॉन्ग रन में भी कोशिश करते हैं कि कोशिश करते रहें कि हमारे पास हम प्रॉफिट की तरफ ही रहें। तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है ये हमारे पास कंट्रोल्ड रहे इस पॉइंट पर, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। अभी जो हमने बात की है, तो मैंने आपको 2-3 दफा रिपीट की है बात, इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग रन कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है हमारे पास, इन द लॉन्ग रन परफेक्टली competitive firm produce a level of output such that P is equal to MC। ये देखिए P is equal to ये MC था, ठीक है, ये ऊपर जो जा रहा था ये ब्लू कलर का ये MC था। P is equal to मिनिमम ऑफ AC, तो P जो है ये AC का मिनिमम है। ये MC को तो इंटरसेक्ट कर रही है प्राइस, लेकिन ये AC का भी मिनिमम है। AC के मिनिमम होने का मतलब ये है
कि एवरेज कॉस्ट हम कम से कम पर लेकर आ जाए, और ये भी इसी पॉइंट पर ही आ जाए, तो उतनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है। अब ये बात हो रही है लॉन्ग रन के लिए। कभी अगर फ्लक्चुएशन कहीं पर आ रही है, देखिए क्लास, होता ही है कि जैसे आप